तो कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़? हाँ, नागरी लिपि पढ़ रहे थे। गुणाकर मूल्य लिखे हैं, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में, क्या 1935 है, और निधन 2009 में हुआ था। निधन कब हुआ था? तो भारतीय लिपियों की कहानी से जो लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो निबंध है, सबसे पहली बात है, जब हम आप लोग को इतिहास कभी बताए होंगे 2 मिनट लेक्चर, जब हम कभी आप लोगों को इतिहास बताए होंगे तो सबसे पहले हम ये आप लोग को बताए होंगे कि इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया। क्या खंडों में हुआ? हाँ, प्रागैतिहासिक काल, आद्यकाल और प्राचीन काल। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित वर्णन नहीं मिलता है, ठीक। आद्यकाल का लिखित वर्णन मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और प्राचीन ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो प्राचीन काल का जो शुरुआती लिपि था ना, तो प्राकृतिक लिपि था। जब मनुष्य जो लिखा था, कौन लिपि? प्राकृतिक। समय के अनुसार जो है देवनागरी लिपि में चेंज होते गए। समय के अनुसार देवनागरी लिपि का क्या होता गया? चेंज होता गया। किसके अनुसार से? समय के अनुसार से देवनागरी लिपि में जो है बदलाव आता गया। समय के अनुसार देवनागरी लिपि में जो है चेंजिंग आता गया। किसके अनुसार से? समय के अनुसार से उसमें बदलाव आता गया। कौन चीज़ सबसे पहले कौन लिपि था? प्राकृतिक लिपि था। और उसके बाद ब्राह्मी लिपि आया, और उसके बाद ब्राह्मी लिपि के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? देवनागरी लिपि में, नागरी लिपि में, नंदी नागरी में, है ना। भारत के अगल बगल पड़ोसी देश की लिपि भी देवनागरी से संबंध रखते हैं, है ना। अगर एक न है लेकिन रिश्ता रखता है। अगर यहाँ हिंदी बोला जाता है तो पाकिस्तान में भी हिंदी बोला जाता है। माने कुछ रिलेशन है, कुछ न कुछ क्या है? रिलेशन है। तो सबसे ज़बरदस्त कहिएगा, हर टाइमिंग में 100-200 बरस पर टाइप चेंज होते चला गया। लेकिन जब से आप लोग का किताब का मुद्रण होने लगा, छपैया होने लगा, तब से इसकी अक्षरों में स्थिरता आ गई, और तब से जो है हिंदी का लिपि देवनागरी लिपि हो गया। यहाँ तक कि भारत के अन्य लिपियाँ भी जो है देवनागरी से भिन्न नहीं हैं, माने अलग नहीं हैं। अलग हैं लेकिन अलग नहीं, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता है। अरे जैसे हम कह रहे हैं कि हम भाई में अलग हैं लेकिन लगेंगे नहीं कि अलग नियन है, इसका मतलब अलग नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जितना लिपि है लेकिन लगेगा नहीं कि हाँ, कोई नहीं लगेगा कि लगेगा एकदम दुश्मन है, कोई बातें चित नहीं होता। गोतिया है लेकिन वो गोतिया है आपका नहीं, हमको पता कि आपका गोतिया है नहीं। अब कोई है कि लग रहा पता नहीं चला आपके घर में कि आप लोग अलग हैं साथ है। ऐसा कभी सुने कि नहीं? कोई अलग रहता है तो लगता कि नहीं पता कि अलग है। अब कोई की रहता है गोतिया रहता है, कहता है हमरा की पता तो गोतिया हो, ऐसे करके। समझ रहे क्या नहीं कि नहीं? तो 2 टाइप्स के होता है। ठीक उसी प्रकार से देवनागरी लिपि के जितना भी है सब की होता है जी? मिलता है। की होता है जी? अलग नहीं है ना। तो स्थिरता आ गया इसके अक्षरों में। कोई दिक्कत? तो इंट्रोडक्शन लिखना है। और उसमें इसमें बताया है भी कि प्राचीन काल में खुदाई से यह किताब या पोथी पत्रा जो मिला है ना, 800 कुछ ईस्वी का, 1000 कुछ ईस्वी का, 714 ईस्वी में भारत पर जो है 2 आक्रमणकारी था। एगो तुर्की था, एगो अरबियन था। एगो तुर्की आक्रमणकारी था, एगो कौन था जी? तुर्की वाला मोहम्मद गौरी हो गया, समझ गए ना। अरबियन में मोहम्मद बिन कासिम हो गया, गजनबी हो गया, नाम सुने गजनी का? हाँ, ये सब जो है कौन सी में आ गया था? अरबियन में आ गया था, मुस्लिम इस्लाम का। तो इस्लाम धर्म के जो है कुछ लथी का नाम भी मिलता है, लेख भी देवनागरी लिपि में। ओके, समझे कि ना? निकाला जाए, कॉपी लिखा जाए। स्टार पॉइंट। नागरी लिपि यह एक निबंध है जो 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 गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। नागरी लिपि यह एक निबंध है जो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। नागरी लिपि यह एक निबंध है जो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया। अरे बेटा, जो गुणाकर मूल्य के द्वारा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में
गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। एक का क्या हुआ था जी? हाँ, एक गांव में हुआ था। एक कौन सी में हुआ था? गांव में हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, किनका जन्म हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। किनका बाबू? वेरी गुड, लिखिए। तो किनका जन्म हुआ था? एक क्या चीज में हुआ था? गांव में। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के 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 भारतीय लिपियों की भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। भारतीय लिपियों की कहानी से, किसके लिपियों से? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के भारतीय लिपियों की कहानी से किया गया है। किनके? नागरी लिपि। केकरा से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जिस लिपि में लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। 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 लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? जिस लिपि में, हाँ नेक्स्ट स्टार पर, जिस लिपि में यह लेख छपा है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले भारत में सबसे पहले की प्राचीन काल में हो, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले भारत में प्राकृतिक लिपि थी। सबसे पहले भारत में प्राकृतिक लिपि थी। सबसे पहले भारत में, कब जी? सबसे पहले भारत में प्राकृतिक लिपि थी सबसे पहले भारत में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सबसे पहले भारत में कौन लिपि थी? प्राकृतिक लिपि थी। सबसे पहले भारत में कौन लिपि थी? प्राकृतिक लिपि थी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले भारत में कौन लिपि? प्राकृतिक, वैसे प्राकृतिक लिपि थी नहीं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्राकृतिक लिपि के बाद ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। प्राकृतिक लिपि के बाद कौन लिपि का?
ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। प्राकृतिक लिपि के बाद ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। जी हाँ, प्राकृतिक लिपि के बाद ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। कौन लिपि का? प्राकृतिक लिपि के बाद ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। कौन लिपि के बाद? हाँ, प्राकृतिक लिपि के बाद जो है ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। प्राकृतिक लिपि के बाद जो है ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, वर्तमान की लिपि देवनागरी है। वर्तमान की लिपि देवनागरी है। वर्तमान की लिपि कौन है? वर्तमान की लिपि कौन है? वर्तमान की लिपि कौन है? किसकी लिपि? लिखिए, गुणाकर मूल्य का निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूल्य का निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूल्य का निधन कितने ईस्वी में? गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? अब आ जाइए प्रश्न उत्तर पर। और सटीक आंसर लिखना है। देव है ना? अब क्या बोले? एगो लिखा है ना कि कहाँ से लिया गया है, समझ गया कि नहीं? वह बहुत है, अगर पूछा तो उसे पूछेगा। समझे? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? लिखो। कौन लिपि में? आओ आगे घसक, जो बेंच बने घसकेगा। अरे घसका रे, इस वजह से हल्का सा कुछ सब करो, ऊपर से निचला भी करो। वेरी गुड, चलो घसका लो। चलिए ठीक। तो क्या लिखे आपने? पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई? लिखे लिखे 2 शताब्दी पहले माने 200 वर्ष पहले रे। 2 शताब्दी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। देवनागरी लिपि के 2 शताब्दी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। कितना शताब्दी पहले? 2 शताब्दी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। इसीलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। इसीलिए इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता। टाइप बनने के बाद इसमें पुस्तकें भी छपने लगी। टाइप बनने के बाद इसमें देवनागरी लिपि में टाइप बनने के बाद इसमें पुस्तकें भी छपने लगी। छपने लगी। जिस लिपि में यह लेख छपा है, उसे ही
देवनागरी कहते हैं। कोशिश करो क्वेश्चन में लिख पाओ उसमें। आई डलवाएगा हो, क्या लिखे जी? जिस लिपि में आलेख छपा है उसे ही देवनागरी कहते हैं। उसे ही कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। उसे ही कहते हैं, पूर्ण विराम। कॉमा नंबर, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? कौन लिपि में बउआ? जी हाँ, लिखिए। देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में नेपाल की नेपाली कौमा, नेपाल की नेपाली, महाराष्ट्र की मराठी, महाराष्ट्र की मराठी, महाराष्ट्र की, गुजरात की गुजराती, गुजरात की गुजराती, बांग्ला की, हाँ, बांग्ला की बंगाली, बांग्ला की बंगाली, बांग्ला की बंगाली, देवनागरी लिपि में कहाँ के? महाराष्ट्र के मराठी, नेपाल की नेपाली, बंगाल की, हाँ, बांग्ला की बंगाली है ना, गुजरात की गुजराती। भाषाएं लिखी जाती, भाषाएं लिखी जाती। ये सब भाषाएं भी क्या की जाती है? भाषाएं लिखी जाती। कोई दिक्कत बउआ? कॉमा नंबर, सटीक आंसर मिल रहा ना? लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? लिखो। लेखक ने दक्षिण भारत की, लेखक ने दक्षिण भारत की तमिल, मलयालम, हाँ, तेलुगु कन्नड़, लेखक ने दक्षिण भारत की तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, लेखक ने दक्षिण भारत की तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, लेखक ने दक्षिण भारत की तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, लेखक ने दक्षिण भारत के तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, भाषा तेलुगु कन्नड़ भाषा के अलावा, गुजरात की गुजराती, गुजरात की लिपियों से गुजरात की गुजराती लिपियों से देवनागरी का, गुजरात की गुजराती लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। देवनागरी का क्या बताया है?
संबंध बताया। देवनागरी का संबंध पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर, नंदी नागरी किससे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया? नंदी नागरी, हाँ, नंदी नागरी किससे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया? नंदी नागरी किससे कहते हैं? इसलिए किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया? लिखिए। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नांदेड़ में, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध नगर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर, प्रसिद्ध नगर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नांदेड़, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नांदेड़ के लिपि को, नांदेड़ की लिपि को नंदी नागरी, नांदेड़ की लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। नांदेड़ की लिपि को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नांदेड़ की लिपि को क्या कहते हैं जी? कहाँ की लिपि को? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नांदेड़ की लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नांदेड़ की लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नंदी नागरी को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नांदेड़ की लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर नांदेड़ की लिपि को क्या कहते हैं? और फिर इसी में है, इस प्रसंग में लेखक ने क्या उसके उल्लेख किया? इस प्रसंग में लेखक बताते हैं कि, इस प्रसंग में लेखक बताते हैं कि इस प्रसंग में लेखक बताते हैं कि कोकण के, इस प्रसंग में लेखक बताते हैं कि कोकण के शिलाहार, कौमा, इस प्रसंग में लेखक बताते हैं कि कोकण क्षेत्र नहीं जानता है तो केरल के गोवा के किनारे वाला, कोकण के शिलाहार, कौमा, कोकण के शिलाहार कौमा मानखेट के राष्ट्रकूट, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, मानखेट के राष्ट्रकूट, कौन खेट के? मानखेट के, 1 मिनट, मानखेट के राष्ट्रकूट कहते, इस प्रसंग में लेखक कहते हैं कि कोकण, चुप रहे, लेखक कहते हैं कि कोकण के शिलाहार, मानखेट के, कहाँ के? मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव शासकों के, शासकों के लेख नंदी नागरी में, नंदी नागरी लिपि में मिले हैं। नंदी नागरी लिपि में क्या किए हैं? मिले हैं। कौन लिपि मिले हैं?
दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में मिले। कोई दिक्कत? इस संबंध में लेखक ही नहीं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। कौन लिपि के? नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उसका विवरण दे, लिखे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख, नागरी लिपि के आरंभिक लेख, नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। कुछ समय पहले तक मिले हैं। कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में, कुछ समय के पहले तक दक्षिण भारत में, कुछ समय के पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए, पोथियाँ, कुछ समय के पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए, कुछ समय के पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का, पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार, नागरी लिपि का होता था। नागरी लिपि का क्या होता था? नागरी लिपि का क्या होता था? क्वेश्चन नंबर 6, नागरी लिपि, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की क्या मुख्य पहचान है? ब्राह्मी और, लिखा जाए, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान, मुख्य पहचान, मुख्य पहचान, तुलना में मुख्य पहचान यह है कि, मुख्य पहचान यह है कि, तुलना में मुख्य पहचान इसके अक्षरों के, इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं। इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें क्या हो जाती हैं? बन जाती हैं। और पूरी लकीरें क्या हो जाती हैं? बन जाती हैं। और पूरी लकीरें क्या हो जाती हैं? और ये सिरों रेखाएं, और ये सिरों रेखाएं
उतनी ही लंबी रहती हैं, और ये सिर रेखा उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है, जितने की अक्षरों की चौड़ाई होती है, जितने की अक्षरों की चौड़ाई होती है, जितने की क्या होती है, उतनी लंबी होती है ये सिर रेखाएं जितनी की अक्षरों की चौड़ाई। लिखे दोस्त। वेरी गुड। कॉमन नंबर कल और मजगर लेसन है ना जी, मंदाकिनी वर्ण। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? कौन भारत में? लिखिए उत्तर भारत में कुछ इस्लाम शासकों, उत्तर भारत में कुछ इस्लाम शासकों के अलावा, उत्तर भारत में कुछ इस्लाम शासकों के अलावा मेवाड़ राजस्थान तरफ ने, मेवाड़ के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, कन्नौज के गाहड़वाल, कन्नौज के गुजरात के सोलंकी, गुजरात के किसके हो? गुजरात के सोलंकी, गुजरात के सोलंकी कहाँ के बउआ? सोलंकी शासकों के प्राचीन लेख, नागरी लिपि में ही, प्राचीन लेख नागरी लिपि में ही प्राप्त होते हैं। कौन लिपि में? नागरी लिपि में क्या होते हैं बाबू? प्राप्त होते हैं। कौन लिपि में? वेरी गुड। कॉमन नंबर नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक के समय में क्या होता था? लिखो। नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं कि इस लिपि का इस्तेमाल
इस लिपि का इस्तेमाल इसलिए कहते हैं कि इस लिपि का इस्तेमाल देवों की नगरी काशी में किया जाता था। देवों की नगरी काशी में किया जाता था। देवों की नगरी क्या चीज़ है? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक समय ही न बताए हो हैं? इसलिए इसका नाम क्यों पड़ा जी? देवनागरी। 9वां नंबर, मैंने लिख लो 5 लाइन और बढ़ा देते, लिखो तो। इतना नोचेंगे न पकड़ के खाला तोड़ कि आदमी तो हम बना देंगे। कल से हम देख रहे हैं तो आवाज़ भटर भटर जरी ज़्यादा भी निकल जाता है कुछ। लिखो 2 लाइन है, लिखो। नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं ना? तो ये बता दिए ना हो। लेखक इस संबंध में, अब कल के गाँव बढ़ा दे तो बढ़ा लो हमरा की। हाँ, इसी में लेखक इस संबंध में यह बताते हैं कि ऐसा किसी विद्वानों का मत नहीं है। ऐसा किसी विद्वानों का मत 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 है, माने कोई मानता है। मत ये समझ रहा कि ना है? कोई कहता है कि पटना के नाम पर पड़ा था इसका नाम। कौन नंबर? नागरिक उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? लिखो। नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में 9वां नंबर, नागरिक उत्पत्ति के संबंध में लेखक का नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में कहना है कि जी हाँ, नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि इस लिपि का इस्तेमाल गुजरात के इस लिपि का इस्तेमाल, लिपि जब भी होते दोनों हर्षीय कार से, इस लिपि का इस्तेमाल गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किए थे। इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बाबू? नागरी पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? और फिर इसी में क्वेश्चन है सटले, पटना से नागरी का क्या संबंध है? लेखक ने क्या बताया भाई? लिखो। पटना से नागरी के संबंध में लेखक बताते हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है
पटना, कुछ विद्वानों का मानना है पटना प्राचीन नगर था। पटना प्राचीन नगर था। पटना क्या था जी? प्राचीन नगर था। गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ जब शासन था, यहाँ जब शासन था, यहाँ जब शासन था, तब उनका नाम क्या था? वेरी गुड। तब उनका नाम देव था। तब उनका नाम देव था। इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वेरी गुड। कौन नंबर बबुआ? नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि थी? सब जगह इस्तेमाल होता था। कौन लिपि? हाँ, लिखिए, नागरी लिपि किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी। नागरी लिपि किसी नगर विशेष की, नागरी लिपि किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, बल्कि यह नागरी लिपि किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण, बल्कि यह संपूर्ण, बल्कि यह संपूर्ण भारत में, बल्कि यह संपूर्ण भारत में बोली जाती थी। बल्कि यह संपूर्ण भाषा भारत में लिखी जाती थी। लिपि लिखा जाता है ना, लिखी जाती थी। क्या की जाती थी? 8वीं या 11वीं शताब्दी समझते हो ना, 100 वर्ष के लिख पुण्य हम देखें। 8वीं या 11वीं, 8वीं 11वीं 8वीं 11वीं शताब्दी में पूरे देश में, 8वीं 11वीं शताब्दी में पूरे देश में, पूरे देश में नागरी लिपि फैल गया था। पूरे देश में नागरी लिपि फैल गया था। पूरे देश में नागरी लिपि फैल गया था। इसलिए इसका नाम, इसलिए इसका नाम सर्वदेशिक, इसलिए इसका नाम सर्वदेशिक लिपि पड़ा। इसलिए इसका नाम सर्वदेशिक लिपि पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सर्वदेशिक लिपि पड़ा। पूर्ण विराम। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कौन नंबर अबरी? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? लिखो, नागरी लिपि के साथ साथ, नागरी लिपि के साथ साथ नागरी लिपि के अनेक, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं।
नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी से 8वीं 9वीं शताब्दी से 8वीं 9वीं शताब्दी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। पूर्ण विराम। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने कौन शताब्दी से बउआ? मैंने साहित्य मिलने यह पूछ रहा था कौन कौन भाषाएं जन्म लेती हैं। कॉमा नंबर 12। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? भी आए क्वेश्चन में। नहीं, हमको लगता है ना एक रामाजी बढ़ाते का दूल्हे 8वीं शताब्दी से आरंभिक हिंदी का सब पूछता है नहीं, लेकिन अखी दूसरा शुरू पूछता है। जो पूछता भी आए, एगो शुरू वाला था, एगो 12वां नंबर बताएंगे तुमको। अभी एक आध लेना बढ़ा दें। देखिए, ये प्रादेशिक भाषाएं में एक लेना बढ़ा लो इसमें। ये प्रादेशिक भाषाएं में गुजराती, तमिल, मलयालम, मराठी, तमिल, कॉमा दे देखे, तमिल, मलयालम, मराठी, प्रादेशिक भाषाएं में गुजराती, तमिल, मलयालम, मराठी, और कौन सी? कन्नड़, तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़, बांग्ला भाषाएं आते हैं। भाषाएं क्या होते हैं? पूर्ण विराम। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? वर्मा। भी आया क्वेश्चन। गुर्जर प्रतिहार बाहर से, गुर्जर भी आया क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से आए थे? ये उत्तर भारत पहुँचे थे। और अपना ये उत्तर भारत पहुँचे थे। कौन खानदान में हो? गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम है। गुर्जर जतिया नाम है। गुर्जर प्रतिहार जो है कहाँ से आए थे बुआ? बाहर से भारत आए थे। बाहर से भारत आए थे। जहाँ लिखल बाहर से मने अपना देश के नहीं थे, है ना जी। बाहर से मने क्यों हो सकता है? विदेश से, समझ गए ना। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। क्या लिखे आपने? ये
ये उत्तर भारत में पहुँचे थे और अपना शासन स्थापित किए थे। पहुँचे थे और अपना शासन स्थापित किए थे। पहुँचे थे और अपना की किए थे? शासन क्या किए थे? इस वंश को लिखो, प्रतिहार वंश के पुनर्नाम देखे। प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक, प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महेंद्रपाल आदि हैं। मिहिर भोज और कौन पाल हैं जी? महेंद्रपाल आदि हैं। इनकी लिपि नौवीं शताब्दी की मिलती है। इनकी लिपि 9वीं शताब्दी की मिलती है। इनकी लिपि जो है 9वीं शताब्दी की। जी हाँ, पूर्ण विराम भी एक क्वेश्चन ही था। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों संबंध प्रमाण प्रस्तुत करें। कौन कौन समय में नागरी लेख मिलता है? कब से भाई? कितना ईस्वी में मिला है? तो लिखो। निबंध के आधार पर निबंध तेरमा एट लास्ट। निबंध के आधार पर नागरी लिपि के निबंध के आधार पर नागरी लिपि के लेख, निबंध के आधार पर नागरी लिपि के लेख, निबंध के आधार पर नागरी लिपि के लेख, निबंध के आधार पर नागरी लिपि के लेख निम्नलिखित समय में मिले हैं डैश। निम्नलिखित समय में मिले हैं। कौन समय मिले हैं? निम्नलिखित समय में रोमन में 1, निम्नलिखित समय में मिले। लिखिए, निम्नलिखित समय में मिले हैं। कब कब मिले हैं भाई? तो लिखिए, प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा, प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा, प्राचीनतम लेख दंती दुर्ग का, प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का, प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का दानपत्र 754 ईस्वी में, 754 ईस्वी में नागरी लिपि में मिला है। 754 ईस्वी में नागरी लिपि मिला है। 754 ईस्वी में कौन लिपि मिला है? जी हाँ, रोमन में 2। लिखिए, नागरी लिपि में लिखा गया, नागरी लिपि में लिखा गया
ताम्रपट नागरी लिपि में लिखा गया। ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। नागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। नागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपट 1060। रोमन में कितना? 3। लिखिए। बेतमा का दान पत्र, बेतमा का दान पत्र 1020 ईस्वी का है। बेतमा का दान पत्र, बेतमा का दान पत्र 1020 ईस्वी का है। बेतमा का दान पत्र कितने ईस्वी का है? कौन सी का? जी हाँ, बेतमा का दान पत्र 1020 ईस्वी का है। 2-3 गो लिखा है कि नहीं? एक आग वाली लिख लो। रोमन में 4। शिलाहार शासक, रोमन में 4। शिलाहार शासक शिलाहार शासक केसीदेव का शिलालेख, केसीदेव का शिलालेख, केसीदेव का शिलालेख, केसीदेव का शिलालेख, केसीदेव का शिलालेख। नागरी लिपि में ही 1012 ईस्वी मिला था। नागरी लिपि में ही 1012 ईस्वी मिला था। पूर्ण विराम 1012 ईस्वी में। कोई दिक्कत? 13 क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? तो बैठिए। पहले आप लोग को पता होनी चाहिए कि आज जो है 5 सितंबर है। राधा कृष्णन का विचार था, वह एक टीचर के रूप में पहले थे। उनका जन्म 5 सितंबर जो है 1888 ईस्वी में हुआ था सर। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। वह भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं, है ना जी। तो लाइफ में गिफ्ट सिर्फ शिक्षक को दे के ही खुश नहीं किया जा सकता, उनके प्रति रिस्पेक्ट दे करके। माँ बाप और गुरु, लाइफ में 3 चीज़ का अगर कोई नहीं हो सका तो ज़िंदगी में वह किसी का ना हो सकेगा और लाइफ में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। एक गुरु आपसे यह चाहता है कि आप बढ़िया से मेहनत करके एक अच्छा नंबर लाइए, आप तरक्की के रास्ते पर जाइए, मास्टर का नाम बदनाम नहीं कीजिए। जैसे आपसे कोई पूछा कि बाबू क्या तुम पढ़ते हो, तुमको कौन मास्टर पढ़ाता है, तो वहाँ मास्टर का मानहानि हो गया। तो ऐसा बात नहीं आ जाए कि ऐसा उदंडता मत दिखा दो कि तुम्हारे मास्टर को गाली दे दे कोई, ये मास्टर वह पढ़ाबो हो, ऐसी पढ़ाबो हो, समझ रहे कि नहीं? ये सब चीज़ नहीं बोले, ना कि गिफ्टे दे के ही उनके प्रति आदर रिस्पेक्ट। माँ बाप और गुरु, माँ बाप के अगर तीसरा के बाद इस पृथ्वी पर, अब जैसे अब गुरु का भी परिवार हो जाता है। तुम लोग थोड़ी ना हमारे परिवार के पाल पोस देते हो, इसीलिए पैसा लिया जाता है। लेकिन इतना भी पैसा नहीं लिया जाता है कि तुम लाइफ में कम कमाते हो और सर ज़्यादा ले लेता है, बल्कि वो एक टेंडरिंग लेता है, थोड़ा सा अंश लेता है। ये अब ने जो है रुपया पैसा बन गया। पहले गुरु जी जो है, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को जो गुरु कहते हैं। आजकल जो टेंडर भरा जाता है ना बच्चों द्वारा, पहले आजकल जो है क्या हो गया है, कोर्स हो गया है। पहले जो है किताब का नाम अनुशासन हुआ करता था, पढ़ाई का मतलब अनुशासन सिखाना होता था, व्यवहार सिखाना। अभी तो पढ़ाई का मतलब लगेगा कि जिसे फैशन सिखाना हो जाता है। अभी तो पढ़ाई जो हमारा कोर्स हो चुका है ना, इतना पैसा दोगे कंप्लीट कर देंगे। दिमाग सीखा चाहे नहीं सीखा तो कोर्स कंप्लीट कर देंगे, है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना देते हैं टीचर आपको उतना ही नहीं बताता है, बल्कि उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करता है कि लाइफ में आप बेहतरीन मुकाम हासिल करें। समझ। तो माता पिता और गुरु, माँ बाप, गुरु का छोड़ो ना, गुरु तो खैर पैसा देख पड़ते हैं, लेकिन माँ बाप सबसे पहला गुरु जो होता है माँ बाप होता है। सबसे पहला गुरु माँ होती है। आपको जो सिखाती है वहीं से चालू होता है। बच्चा ये हाथ से खाना चाहिए, इसे लिखना चाहिए, वहीं से चालू होता है। उनके प्रति लाइफ में रिस्पेक्ट रखें। अगर आदर सम्मान आप खुद पाना चाहते हैं, तो लाइफ में चाहते हो कि हमको भी कोई रिस्पेक्ट दे, तो हम खुद अपना माता पिता गुरु का जब रिस्पेक्ट करेंगे तभी सब आपको जो है क्या देंगे, लाइफ में आपको भी कभी रिस्पेक्ट मिलेगा। इज्जत पाना चाहते हो तो पहले इज्जत देना सीखिए, समझे कि नहीं, उसके बाद आपको मेरी इज्जत मिलेगी। और अभी तक के 9वां महीना प्रवेश किया। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स इन माई स्टूडेंट्स, है ना जी। मने हमें प्राउडिंग होता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में हैं, संस्था में हैं, सब अनुशासित हैं। कभी सुनते हो कि फला लड़का को बाहर निकाल दिए, क्योंकि उस तरह का शुरू में ही हम ट्रेनिंग उस टाइप का देते हैं कि हमारे बच्चा का व्यवहार ही पकड़ा जाता है। अगर 5 मिनट हम लेट भी आए तो भीड़ लगा रहता, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि कोई अनुशासनहीनता दिखा देगा चाहे कुछ भी, क्योंकि पढ़ाई का मतलब समझे हुए रहता है कि क्या होता है। अनुशासन दिखाता और इससे बड़ा हमको कोई चीज़ चाहिए नहीं। और गिफ्ट तो भाई एक अथी हो जाता है। तुम आज बिहान होकर गिफ्ट दो, कल हो के हम तुमको डांटे, खड़ा होकर बोल दो सर हमको ऐसे कैसे बोल दिए, हम बदमाशी नहीं कर रहे थे, हमको आप कैसे बोल दीजिएगा, हम राजा हरिश्चंद्र विधायक हैं, हमको आप बोल दीजिएगा। अगर कोई लगता है तुम्हारे पास बहुत बड़ा इज्जत है तो तुम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि टीचर तुमको कभी भी बेइज्जत कर सकता है और उसके लिए तुम तैयार हो। जब बेइज्जत करेगा तभी इज्जत का वैल्यू समझ में आएगा, समझ गए ना। तो इसलिए तो अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। आप दो या ना दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे कुछ सीखिए। टीचर डे का मतलब ये होता है। अगला बार तो बवाल मचलता शेखपुरा में भी और बहुत सारा जगह पर भी, है ना जी। भोजपुरिया गाना पर जो है स्टूडेंट सर्व डांस कर रहे थे, विद्यार्थियों डांस कर, तो वो उसका मतलब नहीं। हिंदी गाना पर डांस कीजिए, गाना का मतलब होनी चाहिए, है ना जी। हम भी डांस करते हैं लेकिन उसका मतलब होनी चाहिए, है ना जी। हाँ, समझ गए ना। तो भाई ऐसा नहीं करो। अब मेन बात है, सर भी आजकल के जो है ना हम जो लिए स्टूडेंट के हो जाते हैं, सर हो जाए सर भी आपा खो देते हैं कि चलो हम जो है, तो गड़बड़ हो जाता है। सर को भी अपना मर्यादा का जो है पालन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा नहीं है ना। तो हमारी यही कामना है सब जगह टीचर डे मनाएं और खुशीपूर्वक मनाएं और शांति से संपन्न हो जानी चाहिए। चलिए, आप लोग का जैसा क्लास कल से था, जो मनाते हैं, जो गिफ्ट उपट देना चाहता है, हाँ आएगा मेरे घर पर तो उसको ठंडा पानी पिलाएंगे, देने के लिए आएगा गिफ्ट, तो बोल देते हैं पहले। आप लोग को हमारे तरफ से बहुत सारी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से जैसा बैच रहेगा वैसा ही चलेगा। चलिए, हैवी गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे।